नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नोएडा सेक्टर 27 स्थित क्लब हाउस में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बृजेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विश्वास, विकास और जन कल्याण का काल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। बृजेश सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने देश की सुरक्षा नीति को मजबूत किया है। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही लखपति दीदी योजना और सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति को भी प्रमुख उपलब्धि बताया है। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। देखिए, विगत 12 वर्षों में देश के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत ने अलग अलग पायदान से ऊपर उठ करके देश की आर्थिक प्रगति हो, देश का विकास हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश की रेल कनेक्टिविटी हो, देश की एयर कनेक्टिविटी हो, देश की रोड कनेक्टिविटी हो। इन सब पर 2014 से पहले का भारत और 2014 से आज तक का भारत, ये सब भारत की जनता ने अपनी आंखों से बदलते हुए स्वरूप को देखा है। और इस बदलते हुए स्वरूप के कारण ही का प्रमाण है कि 2014 में, 2019 में और 2024 में देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को अपने नेता के रूप में चुना और 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की अपने आप में शपथ ली। एक सर्वे एजेंसी है, उस सर्वे एजेंसी ने 75% लोगों के मत के आधार पर विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माना है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विगत 12 वर्षों के अंदर हर प्रकार के क्षेत्र में, चाहे वो किसान का क्षेत्र हो, युवा का क्षेत्र हो, महिला का क्षेत्र हो और गरीब का क्षेत्र हो। आप सबको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था इस देश के अंदर 4 ही जाति। तो वहीं आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नोएडा पुलिस विभाग ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में एयरपोर्ट तक यात्रियों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। हाल ही में नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक ई बसों का संचालन शुरू किया गया है। इसे देखते हुए पुलिस अधिकारी ने बस मार्गों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुदृढ़ करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बैठक के दौरान परिचौक पर टैक्सी स्टैंड के निर्धारण को लेकर भी चर्चा हुई। यातायात पुलिस को निर्देश दिए गए कि टैक्सी संचालन और यातायात प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था तैयार की जाए, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बैठक में नोएडा मेट्रो और कॉरपोरेशन के अधिकारी भी शामिल हुए। अधिकारियों ने नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी, सुरक्षा और यातायात संबंधी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। साथ ही ये तय किया गया कि सामने वाली सभी समस्याओं का समय रहते समाधान कर एयरपोर्ट तक सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित की जाए। तो वहीं ग्रेटर नोएडा थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र स्थित एटीएस बिल्डर की निर्माणाधीन परियोजना में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन साइट पर काम के दौरान 37वीं मंजिल से गिरने से 2 मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों और श्रमिक संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हादसे के बाद मृतक मजदूरों की परिजनों ने बिल्डर प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि साइट पर सुरक्षा मानकों का उचित पालन नहीं किया गया था और मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम नहीं किए गए थे। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों और शिकायत के आधार पर एटीएस बिल्डर के खिलाफ लापरवाही संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब हादसे के कारणों की गहन जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सुरक्षा मानकों में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। फिलहाल मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है।
तो वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के थाना रतनपुरी क्षेत्र से जुड़ा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस विभाग में चर्चाओं का माहौल पैदा कर दिया है। वायरल वीडियो में थाना रतनपुरी में तैनात एक सिपाही और कथित पशु पेट ठेकेदार के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो में कथित तौर पर पशु बैठक बाजार के संचालन और रुपए के लेन देन को लेकर चर्चा सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि बातचीत के दौरान करीब 3,000 रुपए के बंटवारे का जिक्र किया गया है। ऑडियो में सिपाही कथित ठेकेदार से रकम कम मिलने पर सवाल करता हुआ सुनाई दे रहा है, जबकि दूसरी ओर ठेकेदार विभिन्न लोगों के साथ हिस्से की बात करता दिखाई दे रहा है। वायरल ऑडियो में कथित रूप से दोनों पक्षों के बीच पुराने परिचय और पैसे के लेन देन को लेकर भी बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। जब ठेकेदार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कहता है तो कॉल समाप्त हो जाती है। जानकारी के अनुसार रतनपुरी बुढ़ाना बॉर्डर क्षेत्र के गांव भदोड़ी में पशु बैठक बाजार लगता है और वायरल ऑडियो को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी तक ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं हापुड़ जनपद के धोलाना क्षेत्र स्थित मसूरी धोलाना मार्ग पर गांव ककराना में शुक्रवार देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब BDH केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रखे ज्वलनशील रसायनों के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग के बीच लगातार हो रहे धमाकों से आसपास का इलाका भी दहल उठा। कई किलोमीटर दूर तक काले धुएं का घना गुब्बारा दिखाई देने लगा। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के गांवों के लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती दौर में धोलाना से 4 दमकल गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया, लेकिन आग का भयावहता को देखते हुए गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जिलों से अतिरिक्त दमकल वाहन कर्मियों को बुलाना पड़ा। दमकल विभाग की टीम ने पानी और फोम की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा के अनुसार फैक्ट्री में मौजूदा रसायन पदार्थ की वजह से आग बार बार भड़क रही थी, जिससे राहत कार्य में काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। देर रात तक आग बुझाने और राहत बचाव का अभियान जारी रहा। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, जबकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो वहीं नोएडा शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने का लालच एक इंजीनियर को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर शेयर मार्केट के निवेश का झांसा देकर सेक्टर 49 बरोला निवासी इंजीनियर राकेश कुमार से करीब 18 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले की शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार ठगों ने राकेश कुमार को एक व्हाट्सएप शेयर मार्केट ग्रुप में जोड़ा और कम समय में 30% तक मुनाफा दिलाने का वादा किया। विश्वास जीतने के लिए शुरुआत में उसने 40,000 रुपए निवेश कराए गए, जिसके बाद एक फर्जी निवेश ऐप पर उसे मुनाफा दिखाया गया, जिससे उसका भरोसा बढ़ गया। मुनाफे के लालच में आकर पीड़ित ने अलग अलग बैंक खातों से करीब 18 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब उन्हें निवेश की कोई रकम और मुनाफा निकालने का प्रयास किया गया तो ठगों ने विभिन्न शुल्क और प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए पैसे जमा करने की मांग की। इस पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक ऐप निवेश योजनाओं से सतर्क रहने की अपील की है। तो वहीं मुजफ्फरनगर सदर तहसील क्षेत्र के गांव गादला में सरकारी तालाब की भूमि पर हुए कथित अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। पिछले करीब 6 वर्षों से गांव में जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप था कि तालाब पर कब्जे के चलते जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। मुख्य मार्गों से लेकर मोहल्लों तक पानी भरा रहता है, जिससे स्कूल, अस्पताल और जरूरी स्थानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। लगातार शिकायतों और दबाव के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम सदर, तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया। कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि अन्य अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। सर, गादले गांव का जो प्रधान है दिलसाद, उसने 120 बीघे का जो रकबा जोड़ है उसको वहाँ पे आवाम जनता पे इस तरह गिरवा दिया। वहाँ पे मकान 2.5 बीघे में मकान बनवा दिए उन लोगों के, जिससे पानी निकासी का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचा है।
और नाली व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, ये सारा पानी सड़कों में भर चुका है। अब तो पानी इस कदर बढ़ गया, वहां पर ही लोगों के घरों में पानी चला गया है। मच्छर वहां पे पनप गए, संक्रमित रोग वहां पर हो गए, बच्चे बीमार हो गए, कई लोगों को वहां कैंसर हो चुका है इस पानी की वजह से। एक वहां पे डॉक्टर नहीं थी, प्राथमिक जो स्कूल है, टीचर है, वे भी वहां पर बीमार हो गए हैं। बुरी व्यवस्था है, प्रधान कहने पर भी कुछ नहीं कर पाता है। जब प्रधान से ग्रामवासी मिले तो प्रधान का सीधा तौर पे ये कहना है कि इन लोगों को इसी पानी में डुबो के मार दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दी है। जिन लोगों ने मुझे वोट दी है मैं उनके लिए कार्य करूंगा। तो बुलंदशहर पहासू थाना क्षेत्र के ककोरा गांव में 35 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मुन्ना लाल के रूप में हुई है। मुन्ना लाल राज मिस्त्री का कार्य करता था। जानकारी के अनुसार पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पहासू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कि 10-11 बजे आ रहे रोज रात को। अब ये है का रात आए नहीं है, शाम 7 बजे से गायब हैं। शाम 7 बजे से गायब हैं। अब सुबह यहाँ देखे तो यहाँ लटके पाए। अच्छा, क्या कारण रहा है जो फांसी लगाने का? फांसी लगाने का ये तो मुझे आपसी गृह कलेश है कि किसी ना, ऐसा गृह कलेश कुछ भी नहीं है। जब मैंने अभी यहाँ से छानबीन करके गया हूँ, लड़का से मैंने पूछा है कैसे क्या बात हुई, और लड़का बता रहा कि कल दोपहर इनने बात करी है फ़ोन पे, और का नाम है नो कह रहे हैं कि तेरा नाम रिपोर्ट करूँगा मैं। बस इतनी बात बताइए मुझे लड़का ने। अभी पूछ के ही आया हूँ मैं उससे। तो क्या आपको क्या लगता है अब इसमें? देखो, मुझे तो वैसे तो नहीं, मैं तो सवेरे फेरी को निकल जाता हूँ 10 बजे 7 बजे आता हूँ। लेकिन ये है का मैंने बहुत ही समझाया, वो 10-11 बजे तक बैठते थे। एक हमारे मनसा देवी मंदिर है और 1-2 दुकान है, उन पर बैठते थे। लेकिन घरवाली ने नहीं बताया कि रात आए नहीं है। तो बुलंदशहर कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव उस्मानपुर में आपसी कहासुनी के बाद हिंसक झड़प की घटना सामने आई है, जिसमें धारदार हथियार से हमला कर 3 युवकों को घायल कर दिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार गांव में भूमि विवाद को लेकर लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते विवाद बढ़ गया और एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। जब उसके दोस्त बीच बचाव के लिए आगे आए तो उन पर भी हमला किया गया, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में दोनों आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार 10 मई की रात बेगराजपुर गांव स्थित रविदास मंदिर में पुजारी कि कुछ युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में सागर नामक युवक ने मंसूरपुर थाने में तहरीर देकर अनिकेत और अरुण पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मंदिर में शराब पीने से मना करने पर पुजारी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। शुक्रवार देर रात मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए। पूछताछ में उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली। मौके से 2 तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट बाइक बरामद की गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। तो वहीं बुलंदशहर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अधिवक्ता चैम्बर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब जमानत कराने आए 2 व्यक्तियों पर कथित रूप से अधिवक्ताओं द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार एक केस में जमानत देने आए शाहरुख और अनीस पर कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित मस्जिद से बाहर निकलते ही लाठी डंडों से हमला किए जाने का आरोप लगाया गया।
आरोप है कि हमले में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने कोतवाली नगर में पहुंचकर नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़ितों का कहना है कि उन पर बिना किसी कारण हमला किया गया है, जिससे वो घायल हो गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जी, मेरा नाम मोहम्मद समीर है। क्या हॉस्पिटल है, क्या मामला है? ये हॉस्पिटल में हम इसलिए आए, हम एक अपने पुराने केस में जमानत कराने गए थे आज। तो हमारे जीजा जी हम कचहरी, तो ये हमारी जमानत देने गए थे। इन्होंने कचहरी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ी। वो लोग एक थानावाद वकील, एक आदिल वकील, वो इन्होंने देख लिया कि जमानत देने आए, उनसे ही हमारा केस था पिछला। और उन्होंने इन लोगों इनके साथ हाथापाई की, काफ़ी इनके गंभीर चोटें हैं। हम उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। हमने फिर तहरीर भी दिया कोतवाली नगर में। ये मैं गया था अपने सालों की जमानत के लिए। कहाँ गए थे? कचहरी। तो ये मैं नमाज पढ़ के निकला ही था, तो ये शहनवाज है, तो 15-16 लड़कों को लेकर खड़ा हुआ था, वकीलों को, वकील थे वो सारे। और उन्होंने मेरे ऊपर एकदम शहनवाज ने कहा यह है इनका लीडर, इसको मार दो। और उन्होंने सबने मेरे ऊपर ताबड़तोड़, किसी ने लाठी, किसी ने पता ना क्या कर, लातों से, घूसों से, सब ये मेरे कहाँ सब फटा हुआ है। ये मेरा नाम वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के सरगना समेत 2 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनू और नाजिम के रूप में हुई है, जो अलग अलग जनपदों का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का 11 मोटरसाइकिल और 1 अवैध चाकू बरामद किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में संगठित रूप से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये शातिर आरोपी पहले इलाके की रेकी करते थे और फिर सुयोजित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। जानकारी के अनुसार आरोपी चोरी किए गए वाहन को राह चलते लोगों को बेच देते थे। दोनों के खिलाफ नोएडा के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज है। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेक्टर 28 के पास गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह के नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में डीसीपी सर के निकट पर्यवेक्षण में एसीपी फर्स्ट एसएचओ 20 और उनकी टीम के द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल और एक 315 बोर्ड का तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। जो 11 मोटरसाइकिल आज बरामद हुई हैं, तो अभी जांच के क्रम में पाया गया कि उनमें से 4 मोटरसाइकिल जो हैं उनके संबंध में दिल्ली में विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है। शेष मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है कि वो किस थाना क्षेत्र से चोरी की गई हैं। इनके विरुद्ध नोएडा में विभिन्न थाना क्षेत्रों में विगत 2 वर्षों में कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। आज दोनों को सेक्टर 28 से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं गाजियाबाद शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र से जुड़े कथित अवैध हिरासत मामले में अदालत ने सख्त रूप अपनाते हुए तत्कालीन एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने संबंधी अवधि की थाने की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित पेश करने की निर्देश भी दिए हैं। आदेश के बाद पुलिस महकामे में हलचल मच गई है और मामला शाहिद नगर साहिबाबाद निवासी ममनून अली के पुत्र अमन से जुड़ा हुआ है। याचिका के अनुसार 6 जनवरी को अमन काम करने के लिए नोएडा जा रहा था, तभी शालीमार गार्डन क्षेत्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोका और आरोप है कि दस्तावेज सही ना होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उससे पैसे की मांग की और उसके पास से मौजूदा 12 से 13 हज़ार रुपये जबरन ले लिए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विरोध करने पर उसे थाने ले जाकर 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध रूप से रखा गया। बाद में उसे एक मोबाइल चोरी के मामले में जेल भेज दिया गया। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी तथ्यों की जांच के आदेश दिए और अगली सुनवाई में पुलिस का पक्ष सुना जाएगा।
जा रहा था काम पर, वहाँ चल रही थी चेक इन, उन्होंने हाथ दे के पुलिस वालों ने रोक लिया। मेरे पे हेलमेट सब था, लाइसेंस वैसेंस सब था, ठीक है। देखा नाम वाम लाइसेंस में, कह रहे मुसलमान है, मोमदन है, मैंने जी हाँ। कह रहे क्या नाम है, पैसे वैसे दे के मेरे पर्स में थे, पैसे निकाल लिए, 12-13 हज़ार रुपए थे। 6 जनवरी को मेरा बेटा काम देखने 6 बजे गया था योया पार्क पर, उसे पुलिस वाले ने पकड़ा। वहाँ तैयारी करी, उसके पर्स में जितने पैसे थे वो निकाल लिए गए सब, समझा ना। उसे मारा पीटा धमकाया उसे। मामला 6 जनवरी 2026 का है। अमन प्रार्थी जब अपने घर से नोएडा काम देखने के लिए जा रहा था तो उसे राम मनोहर लोहिया पार्क पर रोक लिया जाता है पुलिस द्वारा। गाड़ी के पेपर चेक किए जाते हैं, जो उसके पर्स में 10-12 हज़ार रुपए थे वो पुलिस द्वारा अपनी जेब में रख लिए जाते हैं, जिसका विरोध वो करते हैं। ये थाना शालीमार गार्डन की पुलिस ने एक निर्दोष युवक को जो जेल भेजा है, उसी के संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये लड़का जो हमारा जो क्लाइंट है, व्यवहारी है अमन, ये दिनांक 6/1/2026 को अपने घर से नोएडा किसी काम के लिए जा रहा था। तभी लोहिया पार्क के पास में जो चेक इन अभियान चल रहा था, जा रहा था काम पर, वहाँ चल रही थी चेक। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।